पहले लोग कहते थे पेट के लिए काम कर रहे हैं और अब लोग कहते हैं इस पेट की वजह से काम नहीं कर पा रहे। मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज भी कर ली, तरह तरह की स्ट्रिक्ट डाइट्स भी ट्राई कर ली, जिम, योगा, जुम्बा सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी वेट वैसे का वैसा ही है। जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं, किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए उस बीमारी की जड़ तक जाना यानी उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप उस कारण को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये मोटापा कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या ये मोटापा नॉर्मल है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की, तो आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ के लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की 40% वुमेन और 12% मेन आर एब्डोमिनल ओबेस। इंडिया में लगभग 350 मिलियन लोग ओबेस हैं, यानी कि हर 4 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है। ओबेसिटी कोई आम समस्या नहीं, इसके कारण एक व्यक्ति को कई सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट डिसीज या स्ट्रोक। और भी अनेकों बीमारियों का घर बन सकता है आपका शरीर इस ओबेसिटी के कारण। अक्सर हम मोटापे को नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ओवरवेट और ओबेसिटी में डिफरेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इसका पता करें और कैसे इससे छुटकारा पाएं, तो आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी से। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है? ओबेसिटी के क्या साइंस होते हैं जो ये बताते हैं कि आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं? देखिए, जब हमारे स्वेटिंग बहुत होने लगती है, कई बार एक्सेसिव, और काम करने में निराशा बनने लगे, थका थका ब्रेथ, जो श्वास फूलने लगती है, तो ये इंडिकेट करने लगती है अर्ली साइंस में ना कि आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता चला जा रहा है। इग्नोरेंस की वजह से जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें, जैसे बैक पेन का हो जाना, और या तो घुटनों के दर्द हो जाना, तो फिर चलने फिरने की समस्या, और कहीं पे एक डिप्रेशन सा, एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा है। मोटे व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई टीका टिप्पणी जब सुनी जाती है तो अपने ही मन के अंदर में जो एक बात उठने लगती है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिखता हूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है, डिप्रेशन की ओर ले जाने लगता है। ये मोटापा जो है केवल एक बीमारी नहीं, ये एक बहुत बड़ी अभिशाप है। जिसको होता है उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में ग्रसित करने लगता है। ये अर्ली इंडिकेशंस हैं। अगर हम सचेत हो जाएं और उस पे काम करने लगे तो इससे बाहर सरलता से आया जा सकता है। और साथ ही साथ में जब हमारा घेरा पेट का बड़ा होने लगता है तो ये जो हमारा स्टमक बैग है उसे कंप्रेस करने लगता है, ऊपर से इजोफेगस का स्फिंक्टर खुल जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होना, तो ये कहीं ना कहीं पे हार्ट बर्न की समस्या को भी पैदा करता है। और मोटे लोगों को क्योंकि गर्दन का भी आकार मोटा होने लगता है, तो रात के समय पे स्नोरिंग का होना, श्वास तंत्रिका में तकलीफ की वजह से खर्राटों की आवाज, तो फिर ये ना केवल खुद के लिए पर दूसरों के लिए भी मुसीबत बनने लगता है। इसके अलावा ये जो मोटापा है कहीं ना कहीं पे हमें हमारे अंदर ही बीमारियों को चलन करने लगता है। नई नई बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके बारे में सुनकर के भी हमें डर लगता है, वो हमारे अंदर में पैदा करने में काम करने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि इसमें सचेत होकर के समय से काम किया जाए। सर, जैसे कि हम कार्यक्रम में बताते हैं कि अगर समस्या की जड़ जान ली जाए तो उसका उपचार करना इजी हो जाता है। तो सर, वेट बढ़ने या ओबेसिटी होने का क्या कारण है?
ये जो वेट बढ़ना है, ये कई कारणों से होता है। इसमें मुख्य तौर पे जब हमारे आहारचर्या में गलती होने लगती है और हम ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं, खट्टी चीज़ों से बचते हैं, दूर रहते हैं, तो कहीं न कहीं पे ये जो ग्लूकोज़ की मात्रा, शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी है, ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट की जाती है हमारे लीवर के द्वारा और फिर एडिपोज टिश्यूज़ यानी फैट्स के रूप में हमारे शरीर में स्टोर कर लिया जाता है। कारण इसका एक है कि कभी भी ज़रूरत अगर पड़ेगी, ग्लूकोज़ को, एक्सेस ग्लूकोज़ को बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है, स्टोर करती है और जब ये ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में स्टोर होता ही जाता है, तो फिर ये ओबेसिटी का कारण, बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से मोटापे का कारण बनने लगता है। यहाँ पे तो जागरूक होकर के समझने की बात इतनी ही है, अगर हमारे फ्रिज के अंदर 4 डब्बे मिठाई के पड़े हैं, कोई 5वां मिठाई का डब्बा लाएगा क्या? कोई नहीं लेके आता है। बहुत ज़रूरी है कि हम मीठे पे रोक लगाएँ। मीठा खाना और कम लेबोरियस वर्क करना, क्योंकि अगर उतना ही मीठा खा रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी बनता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो कहीं न कहीं पे हमारे शरीर के अंदर जो शर्करा की मात्रा है, उसे कम करके और स्लिमिंग वाला फूड, स्लिमिंग के लिए जो खटाई वाले खाने, भोजन को ज़्यादा मात्रा में, ऐसा भोजन जो हमें फ़ायदे कारक बन सके। जब हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, आहार में कहीं न कहीं पे गलती करने लगते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं और अपनी तरफ से सुस्ती महसूस करने लगते हैं, तो चुस्त होने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। मोटापा दरअसल में तब होने लगता है जब एक्सरसाइज नहीं होती और मीठे का चलन ज़्यादा होता है। एज अ थंब रूल ये 2 चीज़ों को हमें जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। ये विशेष रूप से इसका जड़ मूल में मोटापे का कारण बनता है। सर, क्या जेनेटिक भी हो सकती है ये बीमारी? जेनेटिक दरअसल में 2 ही चीज़ें होती हैं। पहला तो जो हमारे पूर्वज थे, जो भोजन खाते थे, हम उसी तरह की श्रेणी का भोजन लेते हैं, लेकिन काम उतना नहीं करते हैं। तो पहले तो जेनेटिक्स में भोजन की जो हमारी शैली है वो की वो है, और दूसरा जिस तरह से वो तनाव में थे, हम भी तनाव में हैं। तो हाँ, अगर हमारे सोचने, विचारने और आहार दोनों की शैली सेम है, तो इसे जेनेटिक्स कहा जा सकता है। मैंने इतने विस्तृत रूप से इसलिए बताया कि अगर हम अपनी तरफ से इन 2 चीज़ों पे काम करें, अपनी आहारचर्या को बदल दें और अपने विचार करने के माध्यम को बदल करके तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ जाएं, तो बदला जा सकता है। जेनेटिक्स को भी चेंज किया जा सकता है। विज्ञान इस पे आज बहुत सारा काम कर रहा है और रिसर्च से पता चलता है कि अगर हम अपने विचारों को बदल दें और अपनी आहार को बदल दें, तो जेनेटिक्स को बदला जा सकता है। जी, तो सर, जैसा कि अभी आप भी बता रहे थे और मैंने भी शुरुआत में कहा कि ओबेसिटी के कारण कई रोग हो सकते हैं, तो इसी बारे में जानना चाहूँगी सर कि क्या-क्या बीमारी हो सकती है ओबेसिटी के कारण? देखिए, मोटापे की वजह से सबसे पहले तो डायबिटीज़ का चलन सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे डायबिटीज़ के जो 10 मरीज़ हैं, उनमें से 8 तो मोटे हैं। तो ये ग्लूकोज़ की जो बीमारी है, शर्करा की जो बीमारी है, ये कहीं न कहीं पे फैट से संबंधित है, मोटे लोगों में ज़्यादा है। और जब फैट बढ़ता है, तो हमारे जो हार्ट की समस्याएँ हैं, हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट का ब्लॉकेजेस हो जाना, तो ये सब का सब हृदय के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। हमारी जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जब ब्लॉकेजेस पैदा होने लगते हैं, तो हृदय को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी जो नाड़ियाँ थीं, ये बहुत ही लचीली होती हैं। जब हमारा हृदय धड़कता है,
तो साथ साथ में हमारी धमनियां भी धड़कती हैं। अगर आप सारी की सारी धमनियों को और आर्टरीज को खोल दें, वेन्स और आर्टरीज को खोल दिया जाए, तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके वापस आ सके, इतनी नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। पतली पतली नाड़ियां हैं। और हृदय इतनी जोर से नहीं धड़कता है कि वो पूरे के पूरे पृथ्वी के आसपास ब्लड को पहुंचा सके। धमनियां भी धड़कती हैं। आप देखेंगे अपने गर्दन पे या अपनी रिस्ट पे हाथ रखें तो धड़कन आपको पता चलती है। ये जो लचीलापन हमारी धमनियों का है, हमारी आर्टरीज का है, वेन्स का है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुराक को सही रखें। अगर अंदर ब्लॉकेजेस होने लगेंगे या बहुत ज्यादा शर्करा, ग्लूकोज का जब प्रमाण बढ़ता है, फैट्स का जब प्रमाण बढ़ता है, तो ये एसिडोसिस, एसिड्स का चलन करने लगता है, एसिड इफेक्ट देने लगता है, जिसकी वजह से जो लचीलापन है धमनियों का कम होने लगता है। प्रायः देखा गया है जो मोटे होते हैं उनमें ये हार्ट की समस्या का होना ये स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और फिर जो ब्रेथ की प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, 4 कदम भी चढ़ेंगे सीढ़ियां ऊपर तो श्वास फूलने लगता है। दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स बट जस्ट अ इंडिकेशन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे जो आपका रक्त है ये मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और जो काम करना था वो पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं बन पा रहा है। तो ये ब्रेथलेसनेस का हो जाना, इवन स्लीप एपनिया, अभी रात को सो गया व्यक्ति और रात को श्वास ही बंद हो गया, क्योंकि जो फैट एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से हमारे को श्वास लेने में मुश्किल होने लगती है। तो बहुत जरूरी है अगर हम समय से रहते इस पे जागरूक हो जाएं, और नहीं तो कहीं ना कहीं पे हमारी जो मेन फैक्ट्री है लीवर, फैटी लीवर में बदल जाती है, सिरहोसिस हो जाता है, हमारा लिवर डैमेज होने लगता है। तो फैट इज डेफिनेटली डिवास्टेटिंग, हमें फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। गॉल ब्लाडर की पथरी, अगर आपका जो जूसेस बन रहा है गॉल ब्लाडर में उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी, ये बाइल के साथ में मिलकर के अंदर पथरी बनाने लगता है। फिर गॉल ब्लाडर की स्टोन हो जाती है। किडनी के ऊपर अगर टॉक्सिन्स ज्यादा पहुंचते हैं तो उसे सफाई में लगातार लगे रहने की वजह से वहां पे भी पथरियां होने लगती हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो किडनी की स्टोन्स की समस्या। तो इस तरह से आप देखेंगे कई सारी समस्याएं, यहाँ तक कि फैट ज्यादा होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, ये वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पे जॉइंट्स पे इन्फ्लामेशन होने लगती है, चलने फिरने की समस्या होने लगती है, फिर वो नी रिप्लेसमेंट या बैक पेन, ऑल दीज आर इंडिकेशन ओनली ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। ओबेसिटी की वजह से मुख्य तौर पे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोटापा केवल एक बीमारी नहीं, ये एक अभिशाप है। शरीर को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से चरमरा देता है। और जहां सिर की बात आई तो आपको बता दूं, स्ट्रोक का मुख्य कारण जो पतली पतली हमारी नसें हैं, या तो कहीं ब्लॉकेज फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो जाता है, और या तो कहीं पे फट जाती है और स्ट्रोक हो जाता है। इट कैन बी फेटल, मतलब मौत तक ले जा सकता है। ये खाली मोटापा नहीं है, और यहाँ जागरूक होना बहुत जरूरी है। सर, सच में आपने जो भी फैक्ट्स अभी बताए हैं वो सच में जागरूक होने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा जैसे आपने कहा कि एक अभिशाप है और इस अभिशाप से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें आगे जाके बहुत सारे गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। सर, कैसे नेचुरली रिड्यूस करें ओबेसिटी को? क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हम मोटापे को दूर कर सकें और जो आने वाली बीमारियाँ हैं उनसे बच सकें? तो जहां पे मोटापे की बात आती है, दो चीजें फंडामेंटली हमने इसमें समझ ली जो मूल कारण है। मूल कारण में पहले तो ग्लूकोज, शर्करा की मात्रा ज्यादा,
पहुंच रही है तो मीठे पे रोक लगाना ये जरूरी है। और दूसरा, हमारे शरीर में एक्सरसाइज नहीं हो रही है। ये दो तो मूल कारण हैं। और इसकी वजह से जो मानसिक तनाव आ रहा है, मन के अंदर कहीं पे अगर हम आनंदित नहीं हैं, तो अगर हम खिंचे खिंचे हैं, तनाव है, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटीज या चिंताएं हमारे मन में हैं, तो ये सब की सब कहीं ना कहीं पे हमारे मन के अंदर से हमारे शरीर में एसिड्स का चलन को बढ़ाती हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना ज्यादा शर्करा या ग्लूकोज पहुंचता है, ये भी एसिड्स के प्रमाण को बढ़ाता जाता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज एक्ट्स एज एसिड की तरह ये हमारे शरीर पे प्रभाव डालने लगता है। तो जरूरी हो जाता है इसको समझना। जो वो एसिड्स बढ़ते हैं हमारे ब्लड में, ये 7.35 पीएच से ज्यादा एसिडिक हमारा ब्लड हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं पे उन एसिड्स को डंप सेल्स में कर दिया जाता है, और वहां पे फिर उस विषाक्त द्रव्य से प्रभाव से बचने के लिए उनके ऊपर में फैट्स की चादर बिछा दी जाती है। तो एक एसिड की लेयर, एक फैट की लेयर, एक एसिड की लेयर, एक फैट की लेयर, इस तरह से चादरें बिछी हुई हैं। फिर हम घंटों घंट जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी डाइट प्लान्स को अपनाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। क्योंकि जो वो फैट की लेयर है, वो कहीं ना कहीं पे एसिड की लेयर विषाक्त द्रव्य से हमारे शरीर को बचाने में काम करती है। इसे हटाना इतना आसान नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि हम इस बात को समझ करके एक ऐसी आहार चर्या पे चलें जो हमारे शरीर में पड़े हुए एसिड्स को, विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने में, डिटॉक्स करने में हमें फायदे कारक बने, और साथ ही साथ में उस एसिड की लेयर को न्यूट्रलाइज करने में हमें फायदे कारक बने। इसके लिए तो फिर अल्कलाइन डाइट का होना और डिटॉक्स का होना, ये सबसे पहले सबसे जरूरी बनता है। तो जहां पे हम डिटॉक्स की बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा जरूरी है एनीमा का प्रयोग किया जाना। क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिन्स की 5 किलो से 7 किलो की अंदर जमाव हुई है। हम जब भोजन खाते हैं तो इसका घोल बनता है, इससे रस बनता है, इसका चोषण हमारे आंतों से होता है। तो जरूरी बनता है कि हम अपनी आंतों को स्वच्छ बनाएं, और नहीं तो टॉक्सिन्स गाढ़ा हमारे ब्लड को बनाते जाते हैं। एनीमा पानी के द्वारा लिया हुआ एनीमा जब हम लोग बात करते हैं तो कई लोगों को होता है कि इससे तो वही दुष्प्रभाव भी होते होंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट वहां तक नहीं है जहां तक कि प्लेन वाटर का एनीमा लिया जाता है। और नेचुरोपैथी में तो प्लेन वाटर का ही चलन किया जाता है। वो जो केमिकल से बना हुआ मेडिकल शॉप पे बिकने वाला एनीमा, उसका प्रयोग नहीं करना है। इससे आपकी आंतें खुश्क हो जाती हैं। प्लेन वाटर जैसे हम मुंह में रख के कुल्ला करते हैं, कोई आड़ असर नहीं है, वैसे ही हमारे अंदर सफाई में काम करता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई हैबिट नहीं लगती है। हमारी आंतों को सशक्त करता है ताकि ब्लड की प्रोडक्शन अच्छी हो सके, जिसमें टॉक्सिन्स ना हो। तो ये डिटॉक्स करना सबसे पहले प्रभावकारी है। वेट पैक का इस्तेमाल करना, 3 पट्टियां माथे पे, गर्दन पे और पेट पे लगाना, ये भी बहुत असरकारक है। हमारे शरीर के जो डीपर लेवल पे सेल्स में टॉक्सिन्स पड़े हैं और एसिड्स पड़े हैं, वहां से उन्हें खींच के बाहर लाने में ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र बना देती हैं ये 3 पट्टियां। हमारे शरीर के जब 2 तापमान होते हैं, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा, तो इस तरह में हम लोगों को रक्त का दौरा तीव्र गति बनाने में काम करने लगता है, और ये फायदे कारक बनता है। और अब जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगा हूं, ये सबसे ज्यादा असर कारक है, और ये है हॉट फुट बाथ। हॉट फुट बाथ यानी कि गर्म पानी में पैरों को रखना, बर्दाश्त लायक गर्म हो, और रखने से पहले 2 गिलास गुनगुने गर्म पानी में, गुनगुने गर्म पानी, गर्म हो, पीने लायक गर्म हो, तेज गर्म हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें 1 नींबू का रस मिला दिया जाए।
जब हम गर्म पानी 2 गिलास पीते हैं, नींबू से युक्त 1 नींबू का रस मिला है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने में काम करता है। मैंने पहले भी बताया, खटाई हमारे शरीर से जो एसिड्स की लेयर है उसे न्यूट्रलाइज करने में काम करती है और सफाई बड़ा बढ़िया करती है। नींबू के ऊपर तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आए दिन हम टीवी में भी देखते हैं, नींबू सी सफाई। उस डिटर्जेंट में, उस साबुन में पता नहीं उन्होंने डाला कि नहीं डाला, लेकिन हम जरूर सीखें कि नींबू सफाई अच्छा करता है। तो अगर हम ये नींबू पानी पी करके पैरों को गर्म पानी में रख लें और गले के नीचे शॉवल को ओढ़ लें, पंखे एसी बंद कर दें, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें और 20 मिनट के लिए बैठ जाएं, तो पसीने के माध्यम से बहुत सारी चर्बी पिघल करके बाहर आ जाएगी। थोड़ा कोशिश करें दिन में बिना एसी में रहने की भी। आजकल इतना ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं और कोई काम नहीं करते हैं और बॉडी के अंदर ग्लूकोज जमा हो जाता है एसिड्स के रूप में। बॉडी के अंदर में एसिडोसिस का प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियों का चलन होता है। तो बहुत अच्छा होगा हम इस बीमारी से निजात पाने के लिए हॉट फुट बाथ का प्रयोग प्राथमिकता से रोजाना एक बार करें। ये घर से किया जा सकता है, और नहीं तो अगर आपको सुविधाजनक लगे तो आप बाहर जो नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के स्टीम बाथ ले सकते हैं, जिससे रोमकूप के द्वारा आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में पसीने के माध्यम से काफी सारा काम हो जाता है। तो ये तो डिटॉक्स के 3 साधन मैंने अभी आपको बताए। आहारचर्या में खास करके जहां पे अपने शरीर को सुसज्जित बनाना है, तो संतुलन का होना संतुलित आहार के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो हमें पंच तत्वों के विज्ञान के साथ में जुड़ करके 5 तत्वों का सेवन करना ये जरूरी है। आकाश तत्व यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब हम 14 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, रात को 8 बजे का भोजन लिया, सुबह 10 बजे तक नहीं खाना है, तो ऐसे में हमारे अंदर पड़े हुए जो टॉक्सिन्स हैं वो जलने लगते हैं। अपने आप ही जीवनी शक्ति सफाई में संलग्न हो जाती है। हम जब खाते ही रहते तो सफाई नहीं होती है। आप देखिए, एक सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, वहां सफाई कोई कर सकता है क्या? वहां सफाई करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ट्रैफिक को रोक दिया जाए, अगर हम डालने पे लगाम लगाएं, तो अंदर जीवनी शक्ति स्वयं ही सफाई में लग जाती है। आयुर्वेद का कहना है, लंघनम परम औषधम। ये खाली औषधि नहीं है, ये परम औषधि है। जहां सब औषधियां फेल हो जाती हैं, कुछ नहीं करना सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम बनाने लगता है। रात को 8 बजे का डिनर किया तो सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। बहुत भूख लगे तो नींबू पानी, नींबू शहद पानी या तो अदरक युक्त नींबू शहद गर्म पानी में मिलाकर के लिया जाए, ये विशेष करके लाभकारी है। 10 बजे पत्तियों का चलन किया जाए, जिसमें वायु तत्व प्रधान है। हमारे शरीर में वायु तत्व प्रधान पत्तियां जब जाती हैं, तो ये रेशेदार सामान है, अंदर जाकर के सफाई करने लगता है, पोषण देने लगता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का अगर लंच किया जाए, ताजे फल ताजे सलाद, तो आप देखेंगे ये रेशेदार के साथ साथ में इसमें वाटर रिच फूड, तो झाड़ू भी लगेगा, पोछा भी लगेगा, बॉडी के अंदर से गंदगी को निकालने का काम भी होगा और पोषण भी साथ ही साथ में मिलने लगेगा। कहने में आता है, प्राकृतिक खाएंगे तो प्राकृतिक बनेंगे। शाम का हल्का नाश्ता किया जाए मन के मुताबिक, और रात का डिनर जिसमें अनाज की मात्रा, शर्करा की मात्रा को कम किया जाए, पृथ्वी तत्व को कम किया जाए, ये स्थूलतम तत्व है। और जल तत्व की पूर्ति के लिए ज्यादा में ज्यादा सब्जियां, 80% सब्जियां, सब्जी भगाए कब्जी के नियम को याद रखना है। अगर इस तरह का आहार लिया जाए तो ये विशेष रूप से फायदे कारक बनता है। खास करके खट्टी चीजों में संतरा, मौसमी, किन्नू, ये आजकल भरपूर मिल रहा है, तो इसका सेवन ज्यादा में ज्यादा किया जाए। मेरा मतलब आपको
भूखे रहने की जरूरत नहीं है। खाली 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद में पत्तियों के जूसेस बना करके लिए जाएं, ताजे फल ताजे सलाद का सेवन किया जाए, एक बड़ा आहार प्राकृतिक लिया जाए, तो ये विशेष रूप से लाभकारी बनता है। अपने शरीर से गंदगी को निकालता है। मोटापे को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सारा का सारा शारीर धर्म का भोजन है। पत्तियां, ताजे फल, ताजे सलाद, यहाँ तक कि जो खट्टी चीजें मैंने आपको बताई, हालांकि सिट्रस एसिड कहा जाता है, लेकिन ये भी हमारे शरीर में जाने के बाद में, जैसे काला फिनाइल पानी में डलते ही सफेद हो जाता है ना, वैसे ही ये शरीर में जाने के बाद में अल्कलाइन क्षारीय हो जाता है और हमारी सफाई करने में, मोटापे को कम करने में सबसे ज्यादा सहयोग देता है। सर, क्या कोई एक्सरसाइज भी है जो हम कर सकते हैं? एक्सरसाइजेस में खास तौर पे, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिस्क वॉकिंग वॉकिंग ही अगर किया जाए, साइकिलिंग किया जाए, कार्डियोवास्कुलर अगर एक्सरसाइजेस की जाए, जॉगिंग की जाए, स्विमिंग की जाए, तो ये सब चीजें मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही असरकारक हैं। बट द थिंग इज कि ये एक दिन की बात नहीं है। ये जो 80% तो हमारी आहार और 20% अगर एक्सरसाइज, इन दोनों का अगर मिलन किया जाए तो बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और एक्सरसाइजेस में खास करके योगिक प्रैक्टिसेस में सूर्य नमस्कार, ये जो सूर्य नमस्कार है ये बड़ा जबरदस्त है। अगर ये एक एक्सरसाइज, इसकी 1 या 2 सिटिंग्स की जाए और फिर इसे बढ़ा दिया जाए, तो मोटापे से निजात पाने में बहुत ही आसानी और सरलता बनती है। हमारे जो मन से उठने वाले विचार, जहां चिंता और डर का माहौल बना रहता है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए फैट की चादरें अपने फिजिकल बॉडी के अंदर में बिछाते चले जाते हैं। तो चिंता से बाहर आना ये भी बहुत जरूरी बनता है। यहाँ पे सेवा के द्वारा और अपने ध्यान के द्वारा, ध्यान में भी आनापान सती ध्यान, ताकि हम जागरूक बन सकें, हम अपने मन को खाली कर सकें और अपने आप में विशेष लाभ पा सकें। जहाँ तक कि हम जड़ पे काम नहीं करते, हमारा मन हमारे शरीर का संचालन करता है। शरीर को तो आपने डिटॉक्स कर लिया, संतुलित कर लिया, लेकिन जो संचालक है, अगर वहां गड़बड़ है तो भी मोटापे की कहर से आप बच नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी बनता है कि हम आनापान सती ध्यान के माध्यम से अपने मन को संतोषजनक बना करके रखें और सेवा के माध्यम से हमेशा आनंदित बने रहें। इस तरह से ये पूरा होलिस्टिक हेल्थ, नेचुरोपैथी, यानी कि नेचर के साथ में जुड़ना और अपनी कुदरत, अपना जो नेचर है उसमें भी बदलाव लाना, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी बनती हैं अपने मोटापे की बीमारी से बाहर आने के लिए। जी, तो सर, आज इस कार्यक्रम में आपने ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर इतनी सारी जानकारी दी है और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कार्यक्रम, बहुत सारे लोग आजकल मोटापे की समस्या से परेशान हैं, तो उनके लिए ये स्टेप्स जो आपने बताए हैं बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की ओबेसिटी पर। हमने जाना ओबेसिटी के सिम्टम्स के बारे में, क्यों होता है मोटापा, इसके कारण के बारे में हमने जाना कि मोटापे के कारण कितने गंभीर रोग हमें हो सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने आज इस कार्यक्रम में आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताया है कि कैसे नेचुरली आप नेचुरोपैथ के माध्यम से अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।